तो आपके साथ शीतल शर्मा, मेरे साथ मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। आज की पहली बड़ी खबर, जो आज पूरे देश में ईद मनाई जा रही है और ईद के इस त्यौहार में आज खुशियां और हर्ष उल्लास भी देखा जा रहा है। तो बिल्कुल इसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, जहां पर आपको बता दें कि नक्सलियों के साथ मुठभेड़ जो है वो चल रही है और दंतेवाड़ा में ये मुठभेड़ नक्सलियों के साथ है। तो देखना है कि क्या कुछ अपडेट रहेगा, वो भी जानकारी आपको देंगे। अगली बड़ी खबर, जिस पर विस्तार से पूरी बातचीत आप तक पहुंचाएंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ लखनऊ में पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में क्या कुछ खास है, पोस्टर क्यों लगाए गए हैं, उसके पीछे की मंशा क्या है और उसके संकेत क्या नजर आ रहे हैं, वो भी विस्तार से जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो बिल्कुल इसके बाद यूपी की बात करेंगे, जहां पर तबादला एक्सप्रेस फिर चलने की बात आ रही है, यानी कि ट्रांसफर्स को लेकर बात हो रही है और 500 से अधिक जजों की ट्रांसफर जो है इसमें हुई है। तो इसको लेकर भी जानकारी आपसे साझा करेंगे। इधर जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक बार फिर से कुछ संदिग्ध देखे गए हैं। ये रुई गांव है, जहां पर संदिग्ध देखे जाने का मामला सामने आया है। कितने संदिग्ध हैं, कितने लोग हैं, ये पूरी जानकारी आपको पहुंचाएंगे। लेकिन कुछ दिन पहले भी कठुआ के अंदर एक बड़ा एनकाउंटर देखा गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर सबसे पहले लेकिन हम ईद की बात करेंगे, जहां पर देश भर में आपको बता दें कि आज ईद जो है वो मनाई जा रही है और काफी उल्लास के साथ, खुशी के साथ जो है ये ईद का त्योहार जो है वो मनाया जा रहा है। देश भर में हर्षोल्लास से ईद मनाई जा रही है और सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए साफ तौर पर मना कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया है। और जम्मू कश्मीर में भी हर्षोल्लास के साथ ईद जो है हर जगह मनाई जा रही है। आज ईद का ये पावन त्योहार है और पूरे देश में हर जगह पे, हर राज्य में, हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में, हर गली में, हर मोहल्ले में ईद का ये त्योहार मनाया जा रहा है। और सुबह से ही जब शुरुआत हुई, इस नई सुबह की शुरुआत हुई, हालांकि कल शाम को ही चांद देखा गया था, उसके बाद ही ये सुनिश्चित हुआ था कि भारत में आज ईद मनाई जाएगी। दुनिया के कुछ देशों में कल भी ईद मनाई गई थी, लेकिन आज भारत में धूमधाम के साथ ईद मनाई जा रही है। सुबह सवेरे पहले नमाज पढ़ी गई, उसके बाद लोग एक दूसरे के घर जाते हैं और ये खुशियों का त्यौहार जो है इसको साझा करते हैं, एक दूसरे के गले लगाकर ईद के इस खास त्यौहार की बधाइयां भी देते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर सुबह सवेरे से ही नमाज जो है वो अदा की जा रही है और ईद के मौके पर अगर बात की जाए तो आज जिस तरीके से रमजान का पूरा एक महीना पूरा होने के बाद ये खुशियों का त्योहार ईद आया है, तो लोग बेहद उत्साह के साथ इसे मना रहे हैं। सुबह सवेरे उठे हैं और नमाज जो है लोगों के द्वारा अदा की गई, उसके बाद यहाँ पर पकवान जो है आज बनते हुए नजर आएंगे और काफ़ी ज़्यादा जश्न भरा माहौल जो है पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। और देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर की भी अगर बात की जाए तो सुबह सवेरे से ही लोग जो है वो नमाज पढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं। काफ़ी खुशियाँ जो है वो लोगों के चेहरे पर देखने को मिल रही है, क्योंकि एक महीना पूरा रमज़ान का हुआ और उसके बाद ईद का त्यौहार, जिसका हर किसी को इंतज़ार था। और कल देर शाम पहले चांद को लेकर कहीं ना कहीं ये था कि ईद होगी या नहीं होगी 31 को, लेकिन जब देर शाम दिखा तो बिल्कुल ये क्लियर हो गया कि आज ईद मनाई जा रही है। बिल्कुल, देखिए, एक महीने के लंबे रमज़ान के बाद लगभग एक महीने के रोज़े यानी रमज़ान का महीना रहता है और उसके बाद फाइनली जब चांद का दीदार होता है तो चांद के दीदार होने के बाद ही ईद मनाई जाती है। तो कल भी मैंने जैसे पहले कहा कि कई ऐसे देश हैं जहां पर ईद मनाई गई, क्योंकि कुछ देशों में चांद कुछ समय पहले ही देखा गया था और उसके बाद आज कल शाम को ही, कल रात को ही चांद देखा गया भारत में भी। और भारत में भी आज इस ईद का त्यौहार जो है हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह त्यौहार रमज़ान के पूरे महीने रोज़ा रखने के बाद आता है और जो संयम, इबादत और आत्मशुद्धि का महीना होता है, ये एक पूजा होती है पूरे महीने, उसके बाद ईद होती है। और इसमें इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमज़ान के बाद शव्वाल की पहली तारीख को ईद उल फितर मनाया जाता है और इस विशेष त्यौहार की शुरुआत सुबह की नमाज से की जाती है और जिसमें हज़ारों लोग एक साथ भगवान से, अल्लाह से, ऊपर वाले से ये दुआ करते हैं। एक साथ जब ये दुआएं ऊपर वाले तक जाती हैं तो वो दुआएं कबूल भी होती हैं। तो जाहिर सी बात है, आप कुछ तस्वीरें भी देख रहे होंगे, ये पूरी एक ऊर्जा मिलकर, एक एकता मिलकर, एक शुद्धि मिलकर ये एक संदेश जो है ये पूरे देश, पूरे विश्व के लिए एक शांति का प्रतीक जो है यहाँ से देखने को मिलता है। तो बिल्कुल ये पहली तस्वीर जो है जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, जहां पर लोग सुबह सवेरे नमाज अदा करने पहुंचे थे। और दूसरी तस्वीर देहरादून की है। अगली तस्वीर बुलंदशहर यूपी की। तीन जो तस्वीरें आप देख रहे होंगे
ये 3 तस्वीरें अलग अलग मौकों की है, अलग अलग जगहों की है। पहली तस्वीर में आप जम्मू कश्मीर के साफ विजुअल देख रहे हैं, जहां पर सभी लोग इकट्ठा होकर अपनी इबादत और नमाज अदा कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर जो आपने देखी थी वो देहरादून की देखी थी, और उसके बाद अगली तस्वीर हमने आपको यूपी की दिखाई थी, जहां पर कई लोग इकट्ठा नमाज पढ़ रहे थे। बिल्कुल, आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर की अगर बात की जाए तो फिलहाल यहाँ पर हजरत बल पर भी लोग जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में देखने को मिले। सुबह वहाँ पर पहुंचे और सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो हजरत बल में ही देखने को मिलती है। और यहाँ पर आपको बता दें, उमर अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी नमाज अदा करी, शामिल होने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। सुबह उन्होंने पढ़ी है और अब हजरत बल आएंगे तो इसको लेकर पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई है। आप देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर है, जहाँ पर जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात की जाए तो सुबह सवेरे से ही बहुत से ऐसे मस्जिद है, दरगाह है जहां पर लोग जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है कि कई मस्जिद ऐसी हैं जहां पर नमाज जो है वो पढ़ने के लिए मना किया है, क्योंकि वक्फ बोर्ड को लेकर वो बात फिर से आई है। लेकिन आज ईद का त्योहार है तो यहाँ पर खुशियां जो है वो हर कोई बांटता हुआ नजर आ रहा है। और निर्देश सिर्फ यही है कि सड़क पर नमाज ना पढ़े, मस्जिद में, दरगाह में और घर में नमाज पढ़ सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मुबारक गुल है, आप सबका सर वेलकम है और ईद मुबारक आपको। खुसूसन आज इस ईद के मौके पर आपका क्या पैगाम? सबसे पहले मैं यही है कि ईद के फित्र के मौके में ताज इस्लाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि ईद हमारे लिए खुशियाँ लाए, हमारे लिए अमन लाए, खुशहाली लाए। ये एक मौका होता है कि अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे, क्योंकि रमजान के महीने में बहुत ही इबादतें की, लोगों ने काफ़ी इबादतें की अल्लाह के हुजूर में, और आज के दुआ शुक्राने की नमाज अदा की गई, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ भी इमाम साहब ने भी दुआ की यहाँ के खुशहाली के लिए, अमन के लिए और यहाँ के भलाई के लिए। और यही है कि आपका जो चैनल में जो आपका नूर रमजान का था प्रोग्राम, वो भी बड़ा शानदार था। उनको पता ही नहीं चला था इफ्तार के टाइम से पहले जिस तरफ से आपने प्रोग्राम किया। मैं आज इस मौके पे आप गुलिस्तान चैनल को मुबारकबाद पेश करता हूँ और यकीन रखता हूँ कि ये रमज़ान के महीने ही नहीं, बीच बीच में ये प्रोग्राम आप करें, ताकि जो इस वक्त हमारे नौजवान जो ड्रग्स के हवाले में इन्वॉल्व हो रहे हैं या शराब नोशी के हो या और समाजी बित्तों में हो रहे हैं, इसमें एक अवेयरनेस हो जाएगी। मजहबी तौर प्रोग्राम जो होगा, मुझे यकीन है कि इसमें काफ़ी फायदा होगा। एक बार फिर आप सब इस्लाम को, आले वतन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया हमारी तरफ से भी। थैंक यू, आपको भी मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। बिशुस दारुन यसा आज ईद उन गोडनुक दो नमाज सब्दे मुकम्मल कचा खुशी एक्साइटेड सब्दे माह मुबारक को रहते मुकम्मल इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस रब सुन इनायत अक माह मुबारक सोजुन इस खुशी तिमन यमन माह मुबारक रजी गो यमो सो अमल बराबर कर अमल हिश्र हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनहगार मगर उम्मीद सवाबगार ईद उल फितर का मुकद्दस त्यौहार आपको बहुत बहुत मुबारक। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर रोज़ेदारों ने नमाज ईद उल फितर अदा की। और कहीं न कहीं पे अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर देखें तो सिक्योरिटी के खातिर का इंतजाम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर रामबंद बसीरुल हक चौधरी और एसएसपी रामबंद भी जो है यहाँ पर बानिहाल के अंदर मौजूद है और इस प्रोग्राम का मजीद जायजा आप तक हम लाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। जिस तरह से हम जिला एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे तो डिप्टी कमिश्नर रामबंद ने भी आज बानिहाल के अंदर ही जो है ईद नमाज अदा की। उनके हमरा एसएसपी रामबंद, कुलबीर सिंह जी, एसडीपीओ बानिहाल या जो हमारे ट्रैफिक डीएसपी सुरेंद्र पाल सिंह भी यहाँ पर मौजूद है। कुल मिला के जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, सर बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे सर ईद उल फितर के इस मुकद्दस मौके पर जहाँ पर एक खुशगवार माहौल में जो है लोगों ने नमाज अदा की? देखो, सबसे पहले तो इस खुशगवार मौके और इस बड़े फजीलत वाले मौके पे मैं आप तमाम जो यहाँ पे बनहाल की आवाम है, रामबंद की आवाम है, पूरी जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान पूरे, सबसे पहले तो मैं उनको ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इस तरीके की ईद और आपसी भाईचारा जो है वो इनका आने वाले सालों में भी इसी तरीके से रहे।
और दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो कम्युनिटीज़ हमारी मिल के जो है वो अलग अलग फेस्टिवल जो हैं वो एक ही दिन एक ही जगहों पे जो है वो मिल के मना रहे हैं। मुझे लगता है कि ये कौमी यकजहती और कौमी भाईचारे की जो है वो एक बहुत ज़िंदा मिसाल है और इससे हमें कायम भी रखना चाहिए। इसी से हमारी इंसानियत का एक तकाज़ा बढ़ता है। बिल्कुल सर, रामबन ज़िला जो है भाईचारे के लिए माना जा रहा है और आगे भी जो है इससे ज़्यादा उम्मीदें जो है कर सकते हैं सारे जितने भी हम यहाँ पे रामबन ज़िला के लोग हैं, यूपी जम्मू कश्मीर के लोग हैं। तो यहाँ पर अब ईद उल फितर के साथ साथ अब नवरात्रा भी जो है वो शुरू है। किस तरह से मतलब जो है प्लान किया गया है सिक्योरिटी एतबार से या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास सिक्योरिटी के इंतजाम के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है जो कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन और उनका जो है तहफ़्फ़ुज़ करना और उनकी जो है वो आपस में जो है वो ये भाईचारा कायम रखना। मुझे लगता है कि ये यहाँ के लोगों के लिए मुबारकबाद है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये है कि हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है जिसमें हमारे जो SSP कुलबीर साहब हैं वो एक लीड लेते हैं और उसमें जो है पूरा प्रॉपर जो है वो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट किए जाते हैं। किस तरीके से क्या जो है वो सिक्योरिटी के इंतज़ाम करने हैं डिफरेंट जगहों पे वो किए जाते हैं प्रॉपर। और आपने देखा है कि इससे पहले भी जो है वो काफ़ी अच्छे से फेस्टिवल जो है वो मनाए गए हैं और आज भी मनाए जाएंगे। और जिस तरीके का ये आपसी भाईचारा है तो मुझे लगता है कि ये दुनिया में एक मिसाल भी है और ये इसी तरीके से परवान चढ़ते रहे, फलते फूलते रहे। तो सर लास्टली एनी काइंड ऑफ मैसेज जो है मुझे बड़ा अच्छा लगा आज के यहाँ पे जो इमाम साहब हैं, मैं यहाँ की आवाम को खासकर जो यहाँ के इमाम साहब हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात जो है वो आज अपने उस जो अपना उनका खुतबा था और उस खुतबे के बाद लोगों को एड्रेस करने का जो था उसमें कि किस तरीके से ड्रग्स की वजह से हमारे नौजवान जो है वो परेशान हाल होते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी अमवात भी होगी। हमारे बहुत सारे नौजवान जो हैं वो इस वजह से जो है वो इस दुनिया फ़ानी में नहीं रहे। लेकिन ये चीज़ जो है ये दर्शाती है कि किस तरीके से चाहे वो रिलीजियस हेड हो चाहे वो यहाँ की आवाम हो, किस तरीके से वो एक साथ जुड़ के इस जो वबा है खासकर जो ये ड्रग्स की इसको जो है जुड़ के किस तरीके से ख़त्म करेंगे ताकि हमारा आने वाला मुस्तकबिल जो हमारे नौजवान हैं वो भी जो है वो इसी तरीके से जो है वो सेहतमंद रहें और कम्युनिटी में इसी तरीके से जो है वो अपना कारोबार और काम जो है वो निभाते रहें। और मैं फिर से जो है वो इमाम साहब को इसकी बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये मैसेज आज, क्योंकि अगर देखा जाए तो 10-12 हज़ार से ज़्यादा की जो है वो यहाँ पे शमूलियत थी इस नमाज में और मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो लोग यहाँ पे आके नमाज पढ़ रहे थे। और ये मैसेज वो जो है इमाम साहब का, अगर DC बोलेगा तो हो सकता है उसका असर कम होता है, लेकिन अगर इमाम साहब बोलते हैं क्योंकि वो इमामत करते हैं पूरे इलाके की, पूरे कुंबे की, तो उनकी बात में जो है मुझे लगता है आज के दिन बहुत असर है और वो घर घर तक वो मैसेज जाएगा और हम इस बीमारी से जो है वो निजात पाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। SSP कुलबीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सर आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगी? योर गुडसेल्स रीच इट वेरी अर्ली इन बानिहाल। तो आपके हमरा जो है LGPO साहब है, SHO आशिफ बुखारी साहब है, पूरी पुलिस के अफसरान हैं। पहले तो मैं सभी लोगों को ईद के इस मुक़द्दस मौके पे सबको मुबारकबाद देता हूँ कि किस खुशसूरगी के साथ और ज़िंदा दिली के साथ ईद मनाई जा रही है। हमने भी आज फैसला किया, मैंने और DC साहब ने, कि हम भी मिलके आपके साथ यहाँ पे ईद मनाएं। तो दूसरी बात जो अभी जिसका इमाम साहब ने भी जिक्र किया, DC साहब ने भी जिक्र किया, ड्रग्स का एक वबा जो है बहुत मुश्किल हमारे लिए बन चुका है। तो हम सब लोग मिलके एज ए सोसाइटी, उसमें मीडिया भी हो, इसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी हो, उसमें पुलिस भी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, सभी मिलके हम अपने नौजवानों को ये मैसेज दे पहुंचाएं और उन तक ये मैसेज पहुंचा पाएँ कि हम इस वबा से बाहर निकलें। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़े कौम की सबकी खिदमत होगी। मैं आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक। तमाम आलम इस्लाम को, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम को, इस जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान को दिल की उम्मीद गहराइयों से ईद मुबारक पेश करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं की बधाई दी है, मुबारकबाद दी है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ईद की मुबारकबाद पूरे देशवासियों को दी है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने X पर पोस्ट कर आज ईद की मुबारक सभी देशवासियों को दी है।
बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सभी को ईद की मुबारकबाद दी है और एक एक करके सभी नेता जो है प्रधानमंत्री हो मुबारकबाद जो है ईद के इस मौके पर देते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सभी ने अपने अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया है, सबको ईद की मुबारकबाद दी है। और यहाँ पर फिलहाल देश भर में यही माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। लोग गले से गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हुए नजर आ रहे हैं और इसी में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है और अपने अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी ईद की बधाई सबको मुबारकबाद देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ईद के वक्त की अगर बात की जाए तो सुबह सवेरे से ही जो बधाइयां हैं, मुबारकबाद है एक दूसरे को दी जा रही है। काफ़ी ज़्यादा खुशी का माहौल है और जाहिर सी बात है एक महीने का रोज़ा और रमज़ान के बाद ये ईद का त्यौहार आया है। इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि ईद का त्यौहार हमारे समाज में आशा, सद्भाव और दयालुता की भावना को बढ़ाए। आपके सभी प्रयासों में खुशी और सफलता मिले। ईद मुबारक। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये बधाइयां दी हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बाकी नेता भी जो है वो ईद की मुबारकबाद देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। आशा है कि ये दिन पूरे समाज में सद्भाव और भाईचारे के बंधन को और मजबूत करेगा। आप सभी को ईद मुबारक। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए ईद मुबारकबाद दी है सभी देशवासियों को। और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने क्या कुछ कहा है आइए आपको बताते हैं। ईद उल फितर के इस खुशी भरे अवसर पर मैं आप सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ईद हम सभी के बीच भाईचारे, करुणा और साझा करने की भावना को गहराई से जगाती है और हमारे लोगों को एकजुट करने वाले बहुलवादी बंधन को मजबूत करती है। आइए हम इन उत्सवों से सभी के लिए समृद्धि और सौहार्द का युग शुरू करें। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बधाई दी। तो बिल्कुल यहाँ पर सब एक एक करके ईद की मुबारकबाद देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि ईद मुबारक। ये खुशी का अवसर आपके और आपके प्रियजनों के लिए शांति, खुशी, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए और इसके चलते ये मुबारकबाद उनके द्वारा दी गई। मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज अदा करने का अलग अलग समय है, लेकिन हर जगह जो है वो सुबह से ही माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है, जहां पर लोग जो है वो मस्जिदों में इकट्ठे हुए हैं ताकि एक साथ ये खुशी का त्यौहार ईद मना सके, मुबारकबाद देते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि लखनऊ की अगर यहाँ पर खास तौर पर बात की जाए तो ऐशबाग ईदगाह है, जहाँ पर महिलाओं के लिए भी नमाज अदा करने के लिए स्पेशल तैयारियां की गई है। आपको बता दें वहां पर महिलाएं जो है इस बार नमाज अदा कर सकेंगी और ये ईदगाह है लखनऊ में जहां पर ये किया जाएगा, इसके लिए पूरी विशेष तैयारियां कर दी गई है। प्रधानमंत्री ने बधाई दी है। गृह मंत्री की बात की जाए, रक्षा मंत्री की बात की जाए तो सभी ईद की मुबारकबाद देते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, एक तरफ बड़े नेताओं ने मुबारकबाद दी है, लेकिन दूसरी तरफ संभल में ईद पर सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट कर दी गई है। संभल जहां पर सुर्खियां बटोर रहा संभल, व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस बल वहां पर तैनात की गई है, पुलिस फोर्स तैनात की गई है और ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना वहां पर न घटे इस ईद के दौरान में, उसको लेकर संभल में पिछले हफ्ते से ही तैयारियां शुरू हो गई थी, तैयारियां चल रही थी। और आज चूंकि ईद पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है, उसको लेकर संभल में पुलिस फोर्स तैनात की गई है और एक्स्ट्रा पुलिस लगाई गई है। RRF और स्थानीय पुलिस भी संभल में इस वक्त मौजूद है और ईद के इस त्यौहार पर सुरक्षा को लेकर वहां पर सुरक्षा के दृष्टिगत वहां पर इस ईद के पर्व को सकुशल संपन्न कराने में जुटी हुई है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि संभल में ईद की नमाज को लेकर कड़े बंदोबस्त इसीलिए भी किए गए हैं क्योंकि कल भी दंगा जो है वहां पर देखने को मिला था, जिसके बाद प्रशासन ने आज के लिए पूरी तैयारियां की। बस सभी से अपील की गई थी, सभी मौलवी साहिबान और मुफ्ती साहिबान के द्वारा कि शांति के साथ, समन्वय, सहयोग और सौहार्द के साथ सारे कार्य होंगे। तो इसी दिशा में आज यहाँ नमाज भी दी जा रही है और इसके साथ साथ हमारी RAF, PSC और थाने की फोर्स और मजिस्ट्रेट तैनात है, तो सब कुछ सकुशल होगा।
विजेंद्र हमारे साथ संभल से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, संभल में आज ईद मनाई जा रही, पूरे देश में मनाई जा रही, लेकिन संभल में क्या माहौल है? किस तरह से सुबह वहां पर नमाज पढ़ी गई और जो सुरक्षा का चक्रव्यूह जो पिछले हफ्ते से या पिछले कई दिनों से जिसे तैयार किया जा रहा था, उसको लेकर क्या माहौल नजर आ रहा है? हाई अलर्ट है और रेड जोन में रखा गया है। जैसे होली को लेकर तमाम चीजें हुई, हालांकि मैं आपको बता दूं सिक्योरिटी 3 लेयर में संभल को रखा गया है और ये अब से नहीं, मैं आपको बता दूं 24 नवंबर 2024 से यहाँ पर सिक्योरिटी है। लेकिन अलविदा की नमाज को लेकर एक दिन पहले से यहाँ सिक्योरिटी और हाई कर दी गई थी, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के बेहद इंतजाम तो है ही, लेकिन फिर भी उसको पूरी तरह से प्रशासन जो है वो गंभीरता से ले रहा था लगातार। मैं आपको बता दूं जिस तरह से यहाँ पर हिंसा हुई, उसके बाद संभल के जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई, मुख्य अधिकारी तो जनपद के हैं ही, लेकिन उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और जिम्मेदारी से वो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए हुए हैं। मैं आपको बता दूं सुबह 7 बजे के लगभग छोटी ईदगाह में नमाज हुई, उसके बाद 9 बजे बड़ी ईदगाह में नमाज हुई और फिर शाही जामा मस्जिद जो होती है उसमें नमाज अदा हुई और उसके बाद बधाइयों का जो दौर है वो शुरू हुआ, मुबारकबाद का दौर हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि ईदगाह पर संभल के जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क वो पहुंचे। उन्होंने हालांकि बिल को लेकर, तमाम कानून व्यवस्थाओं को लेकर, ईद की नमाज को लेकर सवाल उठाए और उन्होंने नमाज वहां पर अदा की, बधाइयां दी और मीडिया से भी रूबरू हुए। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर संभल में इस समय हाई सिक्योरिटी है, लेकिन जो ईद है वो पूरे भाईचारे, सौहार्द और खुशी के साथ यहाँ पर मनाई जा रही है, मुबारक दी जा रही है, बधाइयां दी जा रही हैं और मिठाइयां बांटी जा रही हैं। इसी तरह विजेंद्र, यहाँ पर आप बताइएगा कि इस वक्त अगर संभल के हवाले से बात की जाए, कल भी 2 पक्षों में लड़ाई देखने को मिल रही थी और आज उसको लेकर सिक्योरिटी और ज्यादा अलर्ट पर है। कितने जोन्स, कितने सेक्टर डिवाइड किए गए हैं और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी से नजर रखी जा रही है, ये भी बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं यहाँ पर 28 मजिस्ट्रेट हैं, 29 सेक्टर यहाँ पर बनाए हैं, कई डीएसपी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। मैं आपको बता दूं 2 से 3 यहाँ एडिशनल एसपी हैं और जिला अधिकारी खुद इसकी कमान संभाले हुए हैं। और मैं आपको बता दूं पूरी तरह से जो आरआरएफ है वो प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेश से भी आरआरएफ को बुलाया गया है। कई कंपनियां हैं आरआरएफ की है, पीएससी है। और मैं आपको बता दूं बरेली मंडल, मुरादाबाद मंडल या रामपुर, जहां अन्य जनपदों से भी भारी तादाद में स्थानीय पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आपने बताया जिस तरह से आपस में विवाद हुआ था, वो विवाद इमाम को लेकर था, क्योंकि 2 महीने पहले इमाम की मौत हो गई थी ईदगाह के। अब उनके बारिश को ही इमाम बनाया जा रहा था। इस पर दूसरे पक्ष ने विवाद किया, उन्होंने विरोध किया, इसको लेकर प्रशासन ने हस्तक्षेप किया और प्रशासन ने 1 दिन के लिए तीसरे व्यक्ति को इमाम बनाया है, जो सिर्फ आज का इमाम है। और इसके बाद उसका फैसला काउंटिंग के द्वारा होगा, चुनाव होगा, इसके बाद प्रशासन मौजूदगी में चुनाव कराया। तो उस विवाद को खत्म कर दिया गया है, क्योंकि एक तीसरे आदमी को उस इमाम ईदगाह का इमाम बना दिया गया है। लेकिन सुरक्षा की बात करें तो पूरी तरह से संभल सिक्योरिटी के दायरे में तो है ही है, सिक्योरिटी की निगरानी में तो है ही है। और आपको बता दूं ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी कैमरे और पुलिस प्रशासन के साथ साथ जो बड़े अधिकारी है वो निगरानी बनाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर निगरानी लगातार की जा रही है, किसी तरह से कोई अफवाह ना फैले या कोई असामाजिक तत्व कोई किसी गलत चीज को अंजाम ना दे। जी बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ संभल से विजेंद्र जानकारी दे रहे थे, क्योंकि संभल एक संवेदनशील इलाका है और इस संवेदनशील इलाके पर स्थानीय पुलिस की, स्थानीय प्रशासन की नजर तो बनी हुई है। राज्य सरकार भी संभल के ऊपर पूरी नजरें गढ़ाई हुई है। आगे बढ़ते हैं, बात नक्सलियों की करेंगे, जहां पर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ का मामला सामने आया है और इस सुबह 9 बजे से लगातार फायरिंग जारी है। एक महिला नक्सली का शव भी बरामद किया गया है और हथियार और गोला बारूद भी वहां पर बरामद किया गया है। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में नक्सलियों के साथ ये मुठभेड़ का मामला जो है वो एक बार फिर से सामने आया है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दूं कि अभी जो नक्सलियों के साथ मुठभेड़ है वो चल रही है और हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा में नक्सलियों के साथ ये मुठभेड़ हो रही है, जहां पर नक्सलियों को लेकर अगर बात की जाए 2026 तक का ये लक्ष्य जो है वो पूरा रखा गया है। जहां पर गृह मंत्री अमित शाह की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि 2026 में नक्सलवाद को पूरे तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद जो है वो नहीं देखने को मिलेगा फिलहाल। इसी के चलते आपको बता दें कि लगातार कई ऐसे नक्सली हैं जो सरेंडर कर रहे हैं और ये काफी इनामी है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सरेंडर नहीं करना चाहते, जिसके चलते मुठभेड़ जो है वो देखने को मिल रही है और आज भी ये मुठभेड़ दंतेवाड़ा में देखने को मिली है।
बिल्कुल, देखिए जो लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य की तरफ इस वक्त आगे बढ़ा जा रहा है। शिवेंदु त्रिवेदी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शिवेंदु, ऐसा कोई दिन नहीं पिछले कुछ समय से जिस दिन नक्सलियों के साथ मुठभेड़ ना हुई हो और जिस दिन नक्सलियों को ना मार गिराया हो। ये जो मुहिम चल रही है छत्तीसगढ़ के अंदर, जीरो टॉलरेंस और नक्सलवाद को पूरी तरह से जड़ से खत्म करना, उस और काफी हद तक जो है वो सुरक्षा बल कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल सटीक है। और क्या है, ये जो दौर है इसे कहा जाता है TCOC, टेक्निकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन। इस दौरान नक्सली हमेशा बड़े घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। पतझड़ का भी मौसम होता है बशर्ते, लेकिन अमित शाह जी का जो बयान था उसके बाद से चीजें काफी हद तक यहाँ बदलती दिख रही हैं। फोर्स बिल्कुल अटैकिंग मोड पे रहे सारी जगह, चाहे वो सुकमा के परसों के 17 जो बॉडियां मिली वो, और बीजापुर में जो 26 मारे गए वो, और यहाँ इंसाफ मिलना अपने आप में मतलब एक संशय का विषय है कि अगर इंसाफ है, वो अत्याधुनिक वेपन है और इंसाफ अगर मिल रहा है मतलब डेफिनेट कोई बड़े कैडर का वहां नक्सली रहा होगा। तो जिसकी सूचना पुलिस को मिलते ही इन लोगों ने अटैकिंग मोड पे काम किया है और पुलिस अपने पूरी तरीके से अलर्ट पर है केंद्र गृह मंत्री के विजिट को देखते हुए। शिवेंदु, यहाँ पर नक्सलवाद को लेकर अगर बात की जाए, कई ऐसे महुआवादी है, कई ऐसे नक्सल है जो सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लगातार जिस तरीके से अभी भी आंकड़ा बहुत ज्यादा है जिन्होंने सरेंडर नहीं किया है या जो मानने को तैयार नहीं है, क्या लगता है कि यहाँ इनामी नक्सलियों को पकड़ना कितना ज्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि 2026 का लक्ष्य है और महज 1 साल है? जी देखिए, क्या है कि नक्सलियों के पास अब धीरे धीरे जगह की कमी होती जा रही है। जैसे जैसे हमारे जो कैंप इस्टेब्लिश हो रहे हैं, फोर्स का जो अटैकिंग मोड है, इससे इनके पास जगह जो है वो कम होता जा रहा है, वो नजर आ रहा है। तो डेफिनेट फोर्स के लिए अचीवमेंट है। और अभी भी जो है जो मतलब सर्चिंग है वो शुरू है और इसकी जो पुष्टि है वो सर्चिंग पूरी होने के बाद ही कर पाएंगे, बशर्ते इनकी एक महिला नक्सली की शव बरामद हुई है और साथ ही साथ इंसाफ मिला है। शिवेंदु, अभी क्या रणनीति होनी चाहिए और किस रणनीति के साथ काम करने पर अभी भी जरूरत है? हालांकि सफलता तो मिल रही है। पिछले कुछ दिनों में 16 से 17 नक्सली मारे गए थे, उससे पहले 20 से 22 नक्सली मारे गए थे एक साथ। सफलता तो मिल रही है, लेकिन अभी भी क्या ऐसी रणनीति है जिसे अपनाने की जरूरत है ताकि नक्सलवाद को खत्म किया जाए? ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो नीतियां हैं उसके तहत 2026 तक कहा जा रहा है कि नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। देखते हैं, क्योंकि कई नक्सली जो हैं वो लोन वराटू अभियान, लोन वराटू मतलब आप अपने घर वापस आइए, इस अभियान के तहत कई जो है वो सरेंडर भी करते नजर आ रहे हैं। तो मतलब डेफिनेट शासन और पुलिस प्रशासन के लिए एक अचीवमेंट है। तो शिवेंदु, क्या लगता है 2 साल में जो डेडलाइन रखी गई है 2026 तक, 1 ही साल है अभी, क्या आपको लगता है कि ये जो लक्ष्य है वो पूरा किया जा सकता है सुरक्षा बलों की तरफ से? कोशिश तो हर तरीके से जारी है और पुरजोर तरीके से जारी है। किया जा रहा है, उनको समझाइश भी दी जा रही है कि आइए और आप समर्पण करिए और हथियार छोड़िए। अटैकिंग मोड पे तो हैं हर तरीके से। ठीक है शिवेंदु, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो आगे बढ़ेंगे जहां पर लखनऊ के हवाले से बात करेंगे और लखनऊ के हवाले से ये जानकारी है कि सपा प्रमुख के खिलाफ पोस्टर लग चुके हैं और इसी में ये बड़ी खबर, गौशाला पर दिए बयान का विरोध जो है वो लगातार जारी है और ये धार्मिक राजनीति जो की जा रही है इसमें काफी ज्यादा विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। सनातन धर्म और पशुपालन का अपमान जो है ये बताया जा रहा है, इसको लेकर ये सभी पोस्टर लगाए गए हैं। बिल्कुल, देखिए उन्होंने कहा था कि ये गौशालाएं इसलिए बनाई जा रही हैं ताकि इन्हें दुर्गंध पसंद है। ये बयान बिल्कुल भी जो है वहां पर जो हिंदू समाज के लोग हैं उन्होंने उसका विरोध किया और उसी के विरोध में आज वहां पर पोस्टर लगाए गए हैं जो बिल्कुल आपके सामने हैं। और इस पोस्टर में सीधे अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं उनका बयान हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अखिलेश यादव के गाय गोबर व गौशाला पर दिए गए बयान का ये जबरदस्त विरोध किया है और जो पोस्टर लगाए गए हैं वो आपके सामने आप खुद वहां पर पढ़ सकते हैं तस्वीरों में जो इस वक्त नजर आ रहे हैं। और पोस्टर के जरिए समाज से माफी मांगने की मांग जो है वो यहां पर की गई है। बयान को यादव समाज,
सनातन धर्म व पशुपालन का अपमान भी बताया है। और बीजेपी प्रदेश महामंत्री और एमएलसी सुभाष यदुवंश ने ये पोस्टर लगवाए हैं और कहा है कि अखिलेश यादव को हिंदू समाज के सामने माफी मांगनी होगी, क्योंकि जिस तरह से गोवंश का या गोवंश को लेकर उन्होंने निशाना साधा था वो बिल्कुल भी हिंदू समाज एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। तो बिल्कुल यहाँ पर फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने साफ तौर पर ये कहा था कि लोग गौशालाएं बना रहे हैं क्योंकि उन्हें दुर्गंध पसंद है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विरोध जो है किया जा रहा है। और यहाँ पर कहा गया है कि माफ़ी जो है वो मांगनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरीके की टिप्पणी करना बहुत ही गलत है, जिसको लेकर फिलहाल विवाद जो है वो खड़ा हो गया है। और जिस तरीके से ये बातें सामने आ रही हैं, चाहे वो फिर गाय हो, गोबर हो, गौशाला हो, उसके बयान को लेकर ये विरोध जो है वो किया जा रहा है और समाज से माफी मांगने की बात कही गई है। और बयान को यादव समाज, सनातन धर्म और पशुपालन का अपमान बताया गया है साफ तौर पर। पोस्टर्स आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिए। गौरव पांडे हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे से जुड़ रहे हैं। गौरव, पूरा मामला क्या है? और चूंकि अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था, उसके बाद एक गुस्सा, एक आक्रोश भी देखने को मिल रहा था, अभी क्या इस बयान को लेकर किस तरह की स्थिति है? और अभी नए नए वहां पर ताजा पोस्टर भी लगाए गए हैं, क्या लिखा है इस पोस्टर पे, क्या इसके संकेत हैं? शीतल, बिल्कुल देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार पिछले कुछ दिनों से उथल पुथल चल रही है। जहां संभल में ईद की नमाज को लेकर के बवाल जारी था, होली खेलने को लेकर के बवाल जारी था, उतने पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि गायों के गोबर से दुर्गंध आती है, गौशालाएं उन्हें इसलिए पसंद है क्योंकि उन्हें दुर्गंध पसंद है। इस बयान के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति और गर्मा गई और कहीं न कहीं अब जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता है, वो सीधा कटाक्ष कर रहे हैं, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बल्कि जो सनातनी है, जो हिंदू धर्म से लोग जुड़े हुए हैं, वो भी सीधे अखिलेश यादव के इस बयान पर कटाक्ष कर रहे हैं। और आज राजधानी में कई पोस्टर भी ऐसे लगाए गए हैं सुभाष यदुवंशी के द्वारा, जो कि एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी से। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव को अब सनातन धर्म से गौशालाओं के वाले बयान पर माफी मांगनी होगी। माफी मांगने के, अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो ये देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। इस तरीके के तमाम पोस्टर, बैनर लगाए गए हैं अखिलेश यादव के खिलाफ। अखिलेश यादव की जो टिप्पणी थी उसको लेकर के हिंदू समाज और सनातनी बेहद नाराज है और नाराजगी साफ तौर पे अब सड़कों पर, चौराहों पर पोस्टर और बैनरों के माध्यम से दिख रही है। जी गौरव, सवाल यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव बार बार बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर समझ आता है कि एक समुदाय को जो है उनके द्वारा ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बार बार उन्हें इतिहास पढ़ाने की बात कही जाती है कि एक बार फिर से अपना इतिहास जो है, हिस्ट्री पढ़े या सनातन धर्म को पढ़े। जिस तरीके से उनके बयान है, क्लियर कट ये दिख रहा है कि वो हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, राणा सांगा का एक बयान आया था जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद का यह बयान था, उसका सपोर्ट करते दिखे अखिलेश यादव। उन्होंने ट्वीट भी किया, उसमें भी सपोर्ट किया, कहीं बयान दिया उस पर भी सपोर्ट किया। उसके बाद अब गौशालाओं को लेकर के इस तरीके की अभद्र टिप्पणी की, तो जाहिर तौर पे अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति की पृष्ठभूमि को समझेंगे तो जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जो मुस्लिम है, वो तकरीबन 30% के करीब है। और इन 30% को मनाने, दुलारने के कारण कहीं न कहीं 70% की जो और आबादी है, जिसमें दलित, ओबीसी, एससी, एसटी, ब्राह्मण, ठाकुर, ये लोग आते हैं, इनको कहीं ना कहीं नाराज कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। लेकिन चूंकि ये राजनीति है तो राजनीति में कुछ भी संभव है। कब गेंद किसके पाले में होगी ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिलहाल की अगर राजनीति की बात करें तो इस पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए आने वाले समय में दिक्कत। गौरव, क्या इस बयान पर बड़े पैमाने पर विरोध दर्ज हो सकता है? अगले कुछ दिनों में इसका अभी भी असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2027 में विधानसभा के चुनाव भी उत्तर प्रदेश में होने। बिल्कुल शीतल, देखिए, 2027 के चुनाव से ठीक पहले इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना, इस तरीके से एक पक्ष को लेकर के
उसी के पक्ष में बयानबाजी करना जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करेगी। लेकिन एक पृष्ठभूमि हम वो भी देखें, जब लोकसभा में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी दूसरे सबसे बड़े नंबर की पार्टी बनकर उभरी है, अखिलेश यादव को ये बयानबाजियां करने से पहले ये सोचना चाहिए कि अगर लोकसभा में वो अच्छी सीटें हासिल कर सकते हैं तो विधानसभा चुनाव में नजरिया बिल्कुल बदला जा सकता है। लेकिन इस तरीके की बयानबाजी कहीं ना कहीं उनके लिए, समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा करेंगी। लेकिन गौरव, मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर अखिलेश यादव की अगर बात आती है तो उन्हें ये भी याद रखना चाहिए कि वो किस समाज से आते हैं, किस धर्म से आते हैं, क्योंकि राजनीति के लिए इतना ज्यादा गिर जाना वो सही नहीं है। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि उन्हें दुर्गंध पसंद है, इसीलिए वो गोबर जो है वो करते हैं, गोबर जो गौशाला है वो बनाई जा रही है, गोबर को लेकर जो है कामकाज किए जा रहे हैं, चाहे काउडंग से कोई चीजें बनानी हो, टेक्नोलॉजी वाइज यूज करना हो। हमें इत्र पसंद है तो हम इत्र पार्क बना रहे हैं, हमें सुगंध पसंद है, तो वो भी भूले ना कि वो कहां से आ रहे हैं, वो किस समाज के हैं। बिल्कुल, देखिए ये सच बात है। एक बार अखिलेश यादव ने ये भी बयान दिया था वृंदावन में कि उनके सपने में श्री कृष्ण आते हैं और श्री कृष्ण ने कहा कि इस बार तुम्हारी सरकार बन जाएगी। इस तरीके की बयानबाजियां भी आती हैं, चूंकि जब उत्तर प्रदेश के मुखिया ने कहा कि हमारे सपने में तो श्री राम आते हैं और उन्होंने कहा कि ये मंदिर बनना चाहिए और हम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं, उसी की बयानबाजी के पलटवार में अखिलेश यादव ने कहा था कि हमारे भी सपने में श्री कृष्ण आते हैं, उन्होंने कहा है कि 2027 में हमारी सरकार बन जाएगी। इस तरीके के बयान लाजिमी है देखिए राजनीति में। और हम थोड़ा और पहले चले, यानी कि 2014 से पहले की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में कद्दावर नेता हुआ करते थे आजम खान। आजम खान ने बयान दिया था, भारत माता को लेकर के बेहद अभद्र टिप्पणी करी थी। उसके बावजूद भी उसका खामियाजा कहीं ना कहीं 2014 में भुगतना पड़ा। लेकिन अब राजनीति में कौन किस स्तर तक गिरता है, इस बात को आंकना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर राजनीतिक व्यक्ति अपनी तरीके से बयानबाजी करता है जिससे उसके पक्ष में लोग आए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव, ये जानकारी के लिए। राजनीति में कौन कहां तक जा सकता है, ये पहला उदाहरण नहीं, देश में कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने समाज को भी बदनाम किया है, जिन्होंने गौ माता पर भी सवाल उठाए हैं, जिन्होंने मंदिरों को लेकर भी सवाल उठाए हैं, जो मस्जिदों को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति देश में पहली बार नहीं, मौकों मौकों पर किया गया है और इसका फायदा उठाने की भी कोशिश की गई है। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे जहां पर एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। और देखिए, एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस वहां पर चली है, यानी जो ट्रांसफर एक्सप्रेस है वो देखने को मिली है। यूपी में 582 जजों का ट्रांसफर किया गया है। ज्ञानवापी पर फैसला सुनाने वाले जज का भी तबादला कर दिया है। कानपुर के 13 जजों का यह तबादला किया गया है और ये इसमें सबसे अहम बात मानी जा रही है कि जिस जज ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी, खुलकर तारीफ की थी, उसका भी इसमें तबादला किया गया है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश न्यायपालिका में बड़ा फेरबदल जो है वो किया गया है और बड़े पैमाने पर जिला अदालतों में तैनात जजों को तबादला उनका कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर आपको बता दें कि 582 जजों का ट्रांसफर कर दिया गया है और ये रूटीन ट्रांसफर किए गए हैं। और इस संबंध में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल राजीव भारती ने अधिसूचना जारी कर दी है और इसके चलते 582 ऐसे जज हैं जिनका तबादला यानी कि ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन तबादलों को न्यायिक प्रक्रिया को और मजबूत और बेहतर बनाए रखने के लिए किया है। इसका मतलब ये नहीं ट्रांसफर हुआ तो सिर्फ कुछ गलत इरादे से या कुछ गलती होगी या कुछ वहां पर ऐसी दिक्कत होगी इस वजह से ट्रांसफर हुआ है, बल्कि दूसरी जगह एक अच्छे अधिकारी को उठाकर दूसरी जगह लेना वो भी अपने आप में बड़ी बात है। दूसरी जगह की न्यायिक प्रक्रिया को ठीक करना, दूसरी जगह पे जहां पर न्यायिक प्रक्रिया चरमराई हुई हो या लोगों को समय पर न्याय न मिल रहा हो, वहां की व्यवस्था को कैसे सीधा किया जाए उसको लेकर भी ये ट्रांसफर समय समय पर की जाती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब भी कोई अनियमितता देखते हैं या जब भी कोई खलबली देखते हैं वो तुरंत किसी भी विभाग में ट्रांसफर कर देते हैं, चाहे वो IAS अधिकारी हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारी हो, शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी हो या किसी भी विभाग से जुड़े हुए अधिकारी हो। तो बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ यूपी के हवाले से बात हो रही थी, अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से, जहां पर आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मुठभेड़ जो है आतंकियों के साथ हुई थी। अब 3 और संदिग्ध जो है वो देखे गए हैं और कठुआ के रुई गांव में ये संदिग्ध दिखे हैं। घर में घुसकर 3 संदिग्धों ने खाना मांगा, वहां पर खाना खाया, जिसके बाद सुरक्षा को लेकर अगर बात की जाए सुरक्षा बल और एजेंसी फिर से अलर्ट पर हो चुकी है। बिल्कुल देखिए, जम्मू कश्मीर का कठुआ इस वक्त बिल्कुल चर्चाओं में है। वो इसलिए क्योंकि वहां पर आतंकवादियों का चलना फिरना आम हो गया है, वहां पर आतंकियों का किसी जगह पर दिखना आम हो गया है।
खाना पीना मांगना आम हो गया है। जब से 2024 शुरू हुआ था, 2024 में कई घटनाएं जम्मू कश्मीर, खासतौर पर जम्मू संभाग में बड़े स्तर पर देखने को मिली थी। इसमें कई लोगों ने जानें गंवाई थी, कई जवानों ने अपनी शहादत प्राप्त की थी। लेकिन अब जबकि 2025 चल रहा है, 2025 में खास तौर पर कठुआ से ज्यादा घटनाएं सामने आ रही हैं। कठुआ में कुछ ही दिन पहले एक घटना आई, एक बड़ा एनकाउंटर चला, उसमें हमारे 4 जवानों ने शहादत प्राप्त की, 3 आतंकवादियों को मार भी गिराया। उसके अलावा और आतंकी वहां पर छिपे हुए थे। लेकिन एक नई जो घटना है वो कठुआ के रुई गांव से है, जहां पर कुछ संदिग्ध दिखे जाने की खबर आई है, जिसमें घर में घुसकर 3 संदिग्धों ने खाना मांगा है। वो संदिग्ध हैं, कौन है, क्या उनके पास हथियार थे या नहीं, ये अभी तक साफ नहीं है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि 3 संदिग्ध हैं। ऐसे में अब ये चर्चाएं और छिड़ गई हैं कि ये 3 लोग कौन हैं। पुलिस को इत्तला दे दी गई है, पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है। सुरक्षा बल भी अलर्ट मोड पर है और कुल मिलाकर पूरा कठुआ इस वक्त अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर सुरक्षा के हवाले से पीक पर अब हो चुका है। और कठुआ की अगर बात की जाए तो बीते कुछ दिनों पहले मुठभेड़ हुई, जहां पर हमारे सुरक्षा बलों की बात की जाए, 4 जवानों ने अपना बलिदान जो है वो दिया, 2 आतंकियों को मार गिराया और बाकी के जो कहा जा रहा था कि 5 इन टोटल है, उनका अता पता नहीं चल पाया क्योंकि एरिया जो है काफी डेंस था। उसके बाद फिलहाल यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज हिसार दौरा है और बेहद एक दौरा खास रहने वाला है, जहाँ पर आपको बता दें कुछ ही देर में वो हिसार पहुंचेंगे और वहां पर जो कार्यक्रम है, जो शेड्यूल किए गए हैं, उन सभी को लेकर जो है काम किया जाएगा। बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में थे और बिहार से अब जाकर दिल्ली और दिल्ली से सीधे हिसार पहुंचेंगे। नई विस्तारित आईसीयू का उद्घाटन वहां पर आज करने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा है हिसार का। कुछ ही देर में ही, यानी कुछ ही पलों में, कुछ ही समय के बाद हिसार पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में प्रतिमा का अनावरण भी गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया जाएगा और नए विस्तारित आईसीयू का उद्घाटन भी वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया जाएगा। और ये एक बड़ी जो उपलब्धि है वो हरियाणा सरकार के लिए, हरियाणा प्रदेश वासियों के लिए, और उन्हें ये नई चीजें समर्पित आज गृह मंत्री की तरफ से की जाएंगी। तो चलिए, न्यूज रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।